हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज जो है स्टार्ट किए हैं, क्लास 7th ज्योग्राफी। और आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 4, ठीक है, जिसमें आज हम लोग वायु को कवर करेंगे। आपको पता है हम लोग पूरा शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th। इससे पहले हमने अप्रॉक्स 3 लेक्चर्स को कवर किया है, 3 चैप्टर को हमने 2 पार्ट में कवर किया है, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर 4 है और वायु चैप्टर है, ठीक है। हम लोग पूरा शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग जो है कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बुक है आपको पूरा बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज़ है ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 4 पूरा हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसको लिख लिया है और यही आपको पूरा कवर करना है, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर आपको पता है क्या है? वायु। वायु यानी हवा। हवा के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्या है वायुमंडल? वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई हो, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको वायुमंडल कहते हैं। जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है वो वायुमंडल है। वायुमंडल क्या होता है? हमारी अर्थ है और चारों तरफ जो है आपको पता है वायुमंडल की परत है चारों तरफ से, जिसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और यह चारों तरफ से बहुत ही घनी परत है, एक चादर के रूप में आपको दिखाई देती है, और यही वायुमंडल है जिसके कारण हम पृथ्वी पर रह पाते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। रात के समय में क्या होता है? रात के समय में CO2 ऊष्मा विकिरण को रोकती है। मतलब जो रात के समय में CO2 क्या करता है? ऊष्मा विकिरण को रोकता है, और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहते हैं जो CO2 ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। आपको पता है कि जो हमारा रात का समय होता है तो जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं? CO2 जो दिन भर में जितना भी CO2 रिलीज हुए वो सभी जो है अपनी तरफ क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? पेड़, ठीक है ना। और फिर एकदम से शुद्ध ऑक्सीजन वो प्रदान करते हैं। तो CO2 रात के समय में ही ये घटना होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सभी जो है CO2 को अपनी तरफ समाहित कर लेते हैं। तो ये वही बोल रहा है। आपने देखा होगा कि दिन के समय में पृथ्वी कितनी गर्म हो जाती है, ठीक है, और वही रात के समय ठंडी हो जाती है, क्योंकि CO2 क्या होता है? वो एब्जॉर्ब हो जाता है पेड़ों में। तो रात के समय CO2 ऊष्मा विकिरण, ऊष्मा मतलब हीट, ठीक है। ऊष्मा यानी जो पृथ्वी पर वायुमंडल से जो दूर पृथ्वी पर जितनी भी हीट प्रोवाइड हुआ है वो सब उसका विकिरण कर लेना, और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण से CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एक यही मेन कारण है CO2, क्योंकि रात के समय में हरे पौधे जो हैं जितना भी CO2 होता है सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण से इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो CO2 को, ठीक है। यदि इसका मान बढ़ जाए तो यह घटना भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है ऊष्मा विकिरण का और ज़्यादा हो जाए तो जो घटना होती है ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। भूमंडलीय तापन क्या कहलाएगा? भूमंडलीय तापन कहलाएगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र हो जाएगा आपका। और इसका कारण ठंडे प्रदेश में जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, और जमी हुई बर्फ पिघलती है और समुद्र जल स्तर भी बढ़ता है। और जब ये जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है यानी भूमंडलीय तापन टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो जो उल्टा जस्ट अपोजिट जो ठंडे इलाके होंगे, गर्म वाले इलाकों में तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो ठंडे इलाके होंगे वहाँ के जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो जमी हुई बर्फ होंगी वो भी पिघलने लगेंगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो हिमालय माउंटेन हमने आपको बताया था कि हिमालय माउंटेन लगभग 6000 ऊंचा है। इन 6000 में लगभग 4500 मीटर तक पूरा बर्फ जमी हुई है,
तो ये जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो ये बर्फ़ जो है पिघलने लगती है और इसी कारण से समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमने देखा CO2 गैस के बारे में और वायुमंडल के बारे में। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन को समझते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऊपर वाला। नाइट्रोजन गैस, ये क्या है, इसको समझिए बढ़िया तरीके से। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पौधे के घनों जीवन के लिए, मतलब कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है जो जीवाणु के रूप में बदलकर ग्रहण की जाती है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पहले तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% आपकी वायुमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन, जितने भी गैसेज हैं हमारे वायुमंडल उसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना। अब इनका क्या कार्य होता है, पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है ये नाइट्रोजन। बैक्टीरिया के रूप में बदलकर ये ग्रहण की जाती है। ये जो है बैक्टीरिया के रूप में बदलकर ये ग्रहण की जाती है नाइट्रोजन को, जिसको हम नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। वायुमंडल की मुख्य नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। जो वायुमंडल में जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, वह नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है। तो जो नाइट्रेट होता है वह किस में, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर से नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और ये क्या होता है, जहाँ भी नाइट्रोजन है हमारी पृथ्वी पर वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के रूप में और ये उड़ करके हमारे वायुमंडल में पहुँच जाता है, जिसमें हमारे 78% पूरा का पूरा जो है नाइट्रोजन आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। थोड़ा सा और CO2 के बारे में जानते हैं। फैक्ट दिया हुआ है आपके NCERT में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोयले के दहन से परिवर्तित मौसम जलवायु परिवर्तित होते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोयले के दहन से परिवर्तित मौसम जलवायु परिवर्तित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में CO2 का होना भी जरूरी है। ठीक है। और कोयले के दहन से परिवर्तित मौसम, आपको पता है CO2 गैस, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग ही नहीं चलेगी। तो ऑक्सीजन CO2 दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोयले के दहन से परिवर्तित मौसम जलवायु परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें। क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोयले के दहन से परिवर्तित मौसम जलवायु परिवर्तन हो जाता है। मतलब मान लीजिए गर्म वायु है, अब आप कोयला जला रहे हैं तो कोयला जलाएंगे तो वो जो हवा है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप कोयला जलाएंगे तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। तो फिर आपका वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डायग्राम आपके NCERT में बना हुआ है। ये आपकी गर्म वायु है। जैसे पृथ्वी पर जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये गर्म वायु है, और फिर से ये रात के समय में क्या होगा, यह ठंडी वायु में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर से स्वच्छ पवन ये चलती रहेंगी। फिर दिन का समय आएगा, फिर से वायु आपकी गर्म वायु होने के कई सारे रीज़न हो जाते हैं। दिन के समय में एक तो सनलाइट का पड़ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए वो तो महत्वपूर्ण है ही। तो सूरज की रोशनी, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये कारण होता है। और जितने सारे हमारे फैक्ट्रीज़ हो गए हैं जहाँ भी CO2 गैस उत्सर्जित हो रही है या पोल्यूशन के माध्यम से उत्सर्जित हो रही है, वो सभी कारणों की वजह से दिन के समय में टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई हो जाता है और वायु काफ़ी गर्म हो जाती है। लेकिन जब वही रात का समय आता है तो आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और स्वच्छ वायु देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए फिर से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फिर से स्वच्छ पवन दिन, मतलब कि भोर के समय में या रात में भी चलने लगती है और फिर दिन का समय। तो ये चक्र जो है चलता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायु चक्र। ठीक है। ये तो हमने हवाओं के बारे में देखा, थोड़ा सा CO2 और नाइट्रोजन के बारे में देखा। अब बात करते हैं वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर।
वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल, तो यहाँ पास वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, आयन मंडल की बाह्यमंडल को वायुमंडल कहा जाता है। मतलब आयन मंडल को बाह्यमंडल, बाह्य वायुमंडल भी कहते हैं। अभी कैसे क्या आगे समझते हैं, पहले तो समझ लेते हैं ये। आप इसको हम बाद में आपको बताते हैं। कहीं पे स्पेस खाली, हाँ देखिए, आप सबसे पहले समझिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे गैसेस की लेयर बनी हुई है। जो आप नीचे हैं तो आप आसमान की तरफ देखते हैं ना, आप आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसे लेयर जो है बनी हुई है, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर होता है, वही हमारा वायुमंडल होता है। ऐसे आपको पूरा दिखाई देगा और ये हमारी बीच में पृथ्वी है, ठीक है। और ये जो लेयर हैं, तो आपको मैंने कई बार बताया है इसकी ट्रिक आपको याद रखने का, EIMOST, ठीक है। ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है, आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, इसको कहा जाता है समताप मंडल, इसको कहते हैं ओजोन मंडल, इसको कहते हैं मध्य मंडल, इसको कहते हैं आयन मंडल, और इसको कहा जाता है बाह्यमंडल, ठीक है। यानी कि T फॉर ट्रोपोस्फेयर, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, O फॉर ओजोनोस्फेयर, M फॉर मेसोस्फेयर, I फॉर आयनोस्फेयर, E फॉर एक्सोस्फेयर। ये टोटल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखिए अभी आपको ऊपर पूरी अच्छी तरीके से, ये बस आपको EIMOST याद रखना है, जिसके माध्यम से आप सारे की सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। आपको लेयर्स, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या क्वेश्चन ही बनते हैं कि आप जो है इनकी सीरीज लगाइए। तो नीचे से आप जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको कौन सा दिखाई देगा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, क्षोभ मंडल। उसके ऊपर आप देखेंगे तो क्या, समताप मंडल। उसके ऊपर देखेंगे तो ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक्सोस्फेयर जो बाह्यमंडल होता है। तो क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं, मेजोस मध्य मंडल कहा जाता है, आयन मंडल कहते हैं, और फिर बाह्यमंडल कहा जाता है। ये सारे जो हैं आपके लेयर्स होते हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब सभी को हम लोग समझते हैं, ये एक ट्रिक है आपको याद रखने की। चलिए, तो सभी सबसे पहले नीचे की तरफ से देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है T फॉर ट्रोपोस्फेयर, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 13 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। और इस पर आप देखेंगे ना, आप जब पृथ्वी से सबसे पहली लेयर नीचे से देखेंगे तो ये होती है क्षोभ मंडल। जितने भी, इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा आप, जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको क्षोभ मंडल में ही दिखाई देंगे, सारे के सारे क्षोभ मंडल में दिखाई देंगे, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जिसको हम कहते हैं। इसकी ऊंचाई, जब आप पृथ्वी से इसकी ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ये हमारा अर्थ है, अर्थ से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो इनके बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर होगा, 18 है ये, ठीक है, 18 समझिए, 18 किलोमीटर, कितना, 18 किलोमीटर। और जितनी भी मौसम घटनाएं होती है वो सब कुछ इसी पे होता है, चाहे वो वर्षा हो, कोहरा हो, ओला वर्षा हो, सब कुछ हो, तो वो कहते हैं क्या, क्षोभ मंडल, 18 किलोमीटर। वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण सब कुछ, ठीक है। उसके बाद बात करें समताप मंडल। समताप मंडल जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर है, यहाँ तक इसकी ऊंचाई है टोटल 50 किलोमीटर। ओजोन लेयर, हवाई जहाज, मतलब समताप मंडल यहाँ तक चलता है, यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक, ठीक है, ओजोन लेयर। यानी कि जैसे ही आप क्षोभ मंडल के ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा जो मौसम है एकदम साफ, ये आपका क्षोभ मंडल है। अर्थ है ये, अर्थ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो लगभग 50 किलोमीटर में ये ओजोन लेयर पाया जाता है,
ठीक है। और ऊपर का मौसम बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि जितने भी मौसम घटनाएं होती है वो आपको यहीं पर दिखाई देंगी इतने में। तो जो हवाई जहाज वगैरह होती है, एरोप्लेन्स होते हैं, वो यहीं पे उड़ते हैं। ठीक है। तो ये होता है समताप मंडल। कितनी ऊंचाई? 50 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करें मध्यमंडल। मध्यमंडल जिसकी ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। यानी जब आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, ये बीच का हिस्सा है, इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने से जल जाते हैं। मतलब जब अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड आता है ना, तो यहाँ आते आते वो सब भस्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जल जाते, फिर उसके कहीं कहीं टुकड़े आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं बाहमंडल। हाँ सॉरी, एक और है समताप मंडल, नहीं ठीक है, बाहमंडल। आयन मंडल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आयन मंडल जो है मध्यमंडल और बाहमंडल के बीच का हिस्सा है। ठीक है ना, जिसको कहा जाता है आयन मंडल या आयनोस्फेयर। आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, इसलिए इसमें मैंने नहीं लिखा था। बट एक और हिस्सा होता है जो कि इनके बीच में होता है, तो जिसको हम क्या कहेंगे? आयन मंडल कहेंगे। ओके। अब देखिए आगे का लेयर, मध्यमंडल के बाद आपके एनसीईआरटी में बाहमंडल दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आयन मंडल दिया ही नहीं है, क्योंकि आयन मंडल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो समताप मंडल और मध्यमंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा आयन मंडल। तो जो आयन मंडल होता है ना, जो मध्यमंडल के बाद वाला, तो वहाँ पर जितने भी ओजोन लेयर, जो पृथ्वी का प्रकाश पड़ता है उस पर, तो जितनी भी ओजोन लेयर होती हैं, जितनी भी ओजोन लेयर होती हैं, वो सब कुछ इसी पर गिरती हैं, वो सब कुछ इसी पर गिरेंगी। मतलब कि जितने भी आपकी ये घटनाएं होंगी, सूर्य की रोशनी से निकलने वाली, जो आपकी ओजोन लेयर से आता है ना, ओजोन लेयर पे छिद्र हो रहा है ऐसा कहा जाता है। तो जो ओजोन हमारे जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं, जो कि क्योंकि आप डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी के इफ़ेक्ट को आप सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सूरज की रोशनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी पर पड़ते ही वो क्या होता है, हमारे स्किन कैंसर होने के चांसेस रहता है। तो जो पृथ्वी की ओजोन परत होती है वो क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। ठीक है। जो ओजोन गैस, जब जैसे मान लीजिए सनलाइट है, सनलाइट आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ तो रही है, लेकिन एक्चुअल में सनलाइट में बहुत सारी ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस। तो ये पृथ्वी पर पड़ने से पहले ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, ये ओजोन लेयर, जिसको आयन मंडल कहा जाता है। फिर प्योर आपकी जो लाइट है वह, इसीलिए ओजोन लेयर पृथ्वी के चारों तरफ मोटी परत है, जिसके कारण से आप जो है डायरेक्ट सनलाइट हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ पा रही है ओजोन गैस के थ्रू। ये पतली झिल्ली होती है, जिसके कारण से ओजोन जो परत होती है वो एकदम से छन जाती है, और छनने के बाद जो है यहाँ पास पहुँचती है अर्थ में। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ, अगर मान लीजिए ये लेयर नहीं होती ना, तो क्या होता कि मान लीजिए ये अगर लेयर नहीं होती, तो अगर ये लेयर नहीं होती और थोड़ा सा भी ऐसे होता, तो ये अगर सनलाइट पड़ रही है तो ये डायरेक्ट जो है पड़ेगी और हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। स्किन कैंसर, आपको पता है अंटार्कटिका में छिद्र भी हो चुका है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं, तो उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं था, तो मैंने नोट नहीं किया है, बट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हम लोग। बाहमंडल। बाहमंडल, बाहमंडल वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, फिर बीच में डाउन हो जाएगा, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ऊंचाई और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर, क्योंकि आप फिर सूर्य के नज़दीक जाएंगे ना, पृथ्वी से निकल के आप सूर्य के नज़दीक जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है। और इसी लेयर को ही बाहमंडल के लेयर जो है आयन मंडल कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि वो उसी का पार्ट होता है, लेकिन उससे पहले आता है, फिर बाहमंडल आता है। इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर होती है। रेडियो संचार, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा
पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। मतलब पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी, जो जैसे कि दूर संचार वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रसारित रेडियो तरंगे ये सब यहाँ से टकराएंगी इस लेयर से और फिर वापस चली आती हैं। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं बहिमंडल। ये सबसे आखिरी परत होती है जिसको एकदम सबसे ऊपरी बहिमंडल, इसी को बाह्यमंडल या एग्जोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत, यानी अगर ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपरी परत होगी। वायु की पतली सी परत होती है, यहाँ पास इस परत में हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा? हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो लगभग 10,000 से भी अधिक है। मतलब ये पूरा आप पृथ्वी के बाहर का पूरा क्षेत्र 10,000 से पूरा इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, वायुमंडल जिसको एग्जोस्फीयर कहते हैं। तो आई होप आपको ये वायुमंडल वाला सेक्शन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं आपका ये थोड़ा जो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। अभी 2 पार्ट करने के बजाय हम इस बार एक ही पार्ट में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए, मौसम और जलवायु नेक्स्ट पार्ट है आपका। क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ना, पढ़ के बता देना, ख़त्म कर देना थोड़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है समझना, इसलिए थोड़ा समझाने में समय ज़्यादा लग जाता है। मौसम और जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जलवायु क्लाइमेट क्या होता है? जिस स्थान पर आप रहते हैं, जहाँ आसपास जितने वायुमंडल वाला एरिया होता है वो सब कहलाएगा। ठीक है, तापमान क्या होगा? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? टेम्परेचर, जो आप जहाँ पे रहते हैं, गर्मी रहेगी, ठंडा मौसम है वो ठंडा हुआ, हाँ, अगर मतलब कि टेम्परेचर डाउन है तो मौसम ठंडा, टेम्परेचर हाई है तो मौसम गर्म। ठीक है, मौसम होता क्या है? जो हर घंटे में प्रतिदिन यह चेंज होते रहता है। कभी लंबे समय तक गर्मी रहेगी तो कभी ठंडी का मौसम, कभी बरसात का मौसम, ये तो आपको पता ही है। तो जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान की वहाँ की जलवायु, वैसे अगर कहा जाए तो भारत की जलवायु कैसी है? क्वेश्चन आता है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आतपन को समझते हैं। इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? आपके एनसीईआरटी में दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। कारक तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। कारक जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। मतलब सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सूर्य से आने वाली, जैसे ये सन है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी क्या कर रही है? रोक रही है। आयतन सूर्य तप कहलाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। इसीलिए तो इतनी सारी लेयर्स होती हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सूर्य तप कहलाता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं तथा जिससे नगरों को तापमान बढ़ जाता है। मतलब जो अगर नगर के भीड़ भाड़ इलाका है, एकदम से कंजस्टेड सिटी है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है वो गर्म वायु को क्या करती हैं? रोक लेती है। जैसे मान लीजिए हवाएं चल रही हैं इधर बीच में, अब यहाँ बिल्डिंग आ गई तो वो हवाएं जो है रुक जाती हैं, मतलब रोक लेती हैं या कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे नगरों का टेम्परेचर भी अब क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा है ना। मान लीजिए एक छोटा सा ये एरिया है, एक शहर है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, या मुंबई शहर को ले लेते हैं। अब वहाँ तो एटमॉस्फेयर, यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं बीच में, कितना सारा एटमॉस्फेयर एकदम पॉल्यूटेड हो चुका है पूरा एटमॉस्फेयर। अब यहाँ के बाहर निकलना भी उतना आसान नहीं कि बाहर निकल जाएं या अरब सागर में चली जाएं तो हवाएं ठंडी हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं तो वो शहर के बाहर निकलना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हवाओं को, गर्म हवाओं को रोक लेती हैं। क्या होती हैं? रोक लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझिए आतपन क्या होता है? कारक तापमान के वितरण की प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली, मतलब आतपन उसे कहते हैं जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, वह सूर्य तप कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे
कुछ मापी यंत्र हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम से इसको याद कर लेना है। थर्मोमीटर, ताप मापी, क्या कहते हैं इसको? थर्मोमीटर यानी ताप मापी, तापमान मापते हैं। ताप मापी यानी थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापा जाता है। बैरोमीटर, वायु दाब मापी यानी वायु दाब को मापते हैं, ठीक है। रेन गेज, वर्षा मापी यानी वर्षा को मापते हैं। विंड वेन, वात दिग्दर्शी इसको कहते हैं, पवन की दिशा को दर्शाता है, यानी पवन की दिशा को दर्शाता है, ठीक है ना। तो थर्मोमीटर ताप मापी, तापमान को मापा जाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापी, जो वायु दाब को मापते हैं। रेन गेज वर्षा मापी, जो वर्षा को मापते हैं। विंड वेन, विंड वात से ही समझ में आ रहा है, हवाओं की दिशा को मापा जाता है, दर्शाया जाता है। एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, याद कर। थर्मोमापी यानी टेम्परेचर। बैरोमीटर, बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र। रेन गेज, रेन का मतलब वर्षा मापी, वर्षा को। वात यानी हवा को, ठीक है ना। चलिए नोट को देखते हैं क्या बोल रहा है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग मतलब कि आप देख लीजिए कितना बोल रहा है, अप्रॉक्स 20 करोड़, ठीक है। 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग 2 अरबवा ही प्राप्त करता है। मतलब पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का, पृथ्वी मतलब आप सूर्य की ऊर्जा, जितनी ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा है ना, उसका हम लोग बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सूर्य की ऊर्जा देखा जाए तो मतलब कि अप्रॉक्स 20 करोड़ के आसपास, ठीक है, उसका हम लोग सिर्फ एक भाग ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं ऊर्जा। इतना ज़्यादा सूर्य का टेम्परेचर होता है, अगर सारा टेम्परेचर हम लोग तो झेल ही नहीं पाएंगे, सब कुछ जल के खाक हो जाएगा, ठीक है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री या सेल्सियस होती है। हमेशा हम लोग टेम्परेचर को बोलते हैं ना, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, जिसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। इनका नाम ही था एडर्स सेल्सियस, इसीलिए सेल्सियस से मापा जाता है। उन्होंने अपने नाम से ही डिग्री सेल्सियस दिया था, एडर्स सेल्सियस। पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। आपको पता है 0 डिग्री ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 0 डिग्री हमेशा जल कितने टेम्परेचर पर जमता है? जब आप फ्रीज में रखते हैं, वो फ्रीज होता है जब टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री हो, ठीक है। और 100 डिग्री पर उबलता है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री आप करोगे तो वो क्या होगा? उबलने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल से याद रखिएगा। वायुदाब क्या होता है? प्रेशर, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। मतलब जैसे जैसे आप हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनका जो टेम्परेचर है, मतलब कि जैसे आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो प्रेशर है यानी दाब जो है कम होने लगेगा, बढ़ेगा नहीं, कम होने लगेगा, ठीक है। क्या होगा? कम होने लगेगा, दाब तेजी से गिरने लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर घटता है। सबसे ज़्यादा जो दबाव है समुद्र के स्तर पर होगा, समुद्र स्तर पर होगा यहाँ पास। और जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायु का दाब क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्या होगा? घटेगा, यानी डाउन होता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बदलकर बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि अगर बहुत ही वायु आपकी मतलब गर्म है, ऊपर की तरफ उठेगी तो जो दबाव है वो क्या होगा? कम होगा। वायु सैदाब उच्च दाब से निम्न दाब, आप देखेंगे कि जैसे हमारा भारत है, जहाँ भी पानी है, ठीक है, तो हाई प्रेशर, मतलब कि ये जो वायु होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है। अगर जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से उठेगी, जहाँ पर दाब ज़्यादा है, इसीलिए ना महासागरों में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जो हवाएं होती हैं,
जैसे हमने भारत को बनाया था, ये मान लीजिए हिंद महासागर है। अब क्योंकि सागर में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा तो यहाँ से उठती हैं और फिर ये भारत की तरफ ऐसे भागती, ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर की तरफ जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगी तो निम्न वायु मतलब कि लो थोड़ा सा क्षेत्र रहेगा तो वैसी हवाएं चलती हैं। कम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों की हवाएं ठंडी होती, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे हवाएं ठंडी होती हैं, क्योंकि इसके फलस्वरूप यह भारी होती हैं। अगर मान लीजिए कि थोड़ी सी हवाएं जो हैं गर्म है तो वहाँ पे मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यह भारी होती, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और इसी कारण से आकाश स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब हवाएं जो है, सिंपल सी बात, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। वहीं से उठती हैं हवाएं जहाँ पर हाई प्रेशर हो, बहुत उच्च दाब हो। ठीक है, और ये किधर भागेगा? लो प्रेशर की तरफ। इसलिए आसमान साफ दिखाई देगा, क्योंकि जो ये उठता है प्रेशर कहाँ से? नीचे से, हाई प्रेशर, और ऊपर की तरफ जाते जाते प्रेशर लो, तो इसलिए आसमान साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हवाओं को समझते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस एक पेज और है। तो हवाओं को समझते हैं। पवन क्या होता है? पवन यानी कि हवाएं। ठीक है, यह आप देखेंगे उच्च दाब क्षेत्र से हमने हवाएं किधर चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, मौसमी और स्थानीय। ठीक है, स्थायी, मौसमी और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक, निश्चित दिशा, पश्चिम और पूर्वी पवनों को स्थायी पवन कहते हैं, यानी ये इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनकी दिशा निश्चित होती है कि इनको किस दिशा में जाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है ये हमेशा। ठीक है, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी, तो उनको स्थायी पवन कहते हैं। जिनकी दिशा निश्चित होती है इनको व्यापारी पवन भी कहा जाता है। ठीक है, एक होती है मौसमी पवनें। इनकी दिशा परिवर्तित होती रहे, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, तो इस तरीके से मौसमी पवनें कहते हैं जिनकी दिशा परिवर्तित है। जो स्थायी पवनें होती है उनकी दिशा निश्चित होती है, ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं ऐसे। ठीक है, एक होती स्थानीय पवनें जो छोटे छोटे इलाकों में चला करती हैं, छोटे क्षेत्रों में चला करती हैं। छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय चलती, जैसे आप गर्मियों के मौसम में देखते हैं गर्म हवाएं, लू चला करती हैं, लू। ठीक है ना, तो ये पवनों के प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। चलिए देखिए, अब चक्रवात को समझिएगा। ये मैंने जो सर्कल है बनाया था आप लोग को समझाने के लिए, मतलब समझने के लिए। यहाँ पे स्थानीय पवनें, जैसे स्थानीय कोई क्षेत्र है, ये जो है किधर चल रही स्थानीय पवनें? इधर वाला जो सेक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, यानी ऊपर वाला हिस्सा हमेशा, पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा हमेशा दक्षिण कहलाता है, इधर वाला पूर्व कहलाएगा और इधर वाला जो है पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हवाएं होती हैं ना, जो स्थानीय पवनें, हमेशा क्या बोला गया है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमती हैं। अब बात करें चक्रवात क्या होता है, उसको समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है चक्रवात। इसकी अगर चक्रवात कहा जाए तो आपको पता है बहुत तेज आंधी तूफान का बहना, चलना ही चक्रवात कहलाता है। ठीक है ना, जिसकी एक बार आप देखेंगे इसकी उत्पत्ति, आप देखेंगे 25 अक्टूबर 1999 को थाईलैंड की खाड़ी में आपदाओं के कारण चक्रवात उठता है। हर मतलब कि हर अलग अलग क्षेत्रों में आ सकता है। इसकी उत्पत्ति जो हुई पहली बार नहीं, इससे पहले भी चक्रवात आए हैं कई। ये एक महत्वपूर्ण है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। थाईलैंड में कब चक्रवात आया था? 25 अक्टूबर 1999। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर 29 अक्टूबर 10:30 बजे ओडिशा इरेसेमा बालिकोडा में पहुंच गया और भुवनेश्वर कटक के 28 तटीय नगर, उससे मतलब ये अब तक का ना, ये जो दिया हुआ, क्योंकि चक्रवात हमेशा है, लेकिन ये सबसे खतरनाक चक्रवात था 25 अक्टूबर 1999 वाला, जो कि थाईलैंड, जिस प्रकार से भूकंप सबसे डेंजरस, आपको भूकंप 2004 वाला याद रखना है, 26 जनवरी
वाला। उसी तरीके से सबसे खतरनाक चक्रवात जो है आपको ये याद रखना है कब आया था, 25 अक्टूबर 1999 में आया था। ठीक है, और यह लगभग स्टार्ट हुआ था 25 अक्टूबर से। ये हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्र वाले हिस्से में, यहाँ उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ 29 अक्टूबर तक पहुंच गया था। उत्पत्ति हुई थी थाईलैंड से, आते आते इसको 29 अक्टूबर हो गए थे। लगभग 10:30 बजे उड़ीसा में पहुंचा और इरेसामा, वालुकुंडा, भुवनेश्वर, कटक, लगभग 28 जितने भी तट के किनारे नगर थे, 28 नगर प्रभावित हुए थे। इस चक्रवात थे, इतना खतरनाक था। इसकी स्पीड लगभग 260 किलोमीटर पर घंटे थी। 260 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड थी, इतनी खतरनाक। ठीक है, 36 घंटे से ज़्यादा चला यह चक्रवात, और इसको महाचक्रवात इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह प्रति घंटा 1 घंटे के अंदर 260 किलोमीटर ये क्रॉस कर गया। और 7 से 10 मीटर ज्वारी तरंगे, मतलब चक्रवात आया था ये जो हवाएं, समुद्र का पानी था, लगभग 7 से 10 मीटर ऊंचा उठा था। बहुत खतरनाक था ये, अब तक का सबसे डेंजरस चक्रवात माना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी, लास्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी क्या होती है समझिएगा। जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। मतलब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होने के बाद वो क्या बन जाएगा, जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो हवाएं होती हैं ना, हवाओं में जब आप सुबह सुबह जगते हैं तो आपको पत्तों में कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, वो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के कारण होता है। आप हवाएं चलेंगी तो उसमें थोड़ा सा आपको नमी दिखाई देगी, जलवाष्प की कुछ बूंदें दिखाई देंगी, वही आर्द्रता कहलाता है। खासकर बरसात के मौसम में ऐसा होता है ना, पूरी बॉडी चिपचिपी हो जाती है बारिश होने के बाद, ऐसा होता है क्योंकि उन हवाओं में नमी होती है, आर्द्रता होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कहते हैं उसको। अब देखिए क्या बोल रहा है, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो आर्द्र दिन कहेंगे। मतलब अगर जितना ही हवाओं में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी वो आर्द्र दिन होंगे, मतलब ह्यूमिडिटी वाले दिन होंगे, जो कि नमी वाले दिन होंगे, जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, पूरी बॉडी चिपचिप हो जाती है ऐसा एकदम। ठीक है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है, जलवाष्प यानी कहाँ से, जब समुद्र से हवाएं चली तो वहाँ से पानी में जो बूंदें होती है वही हवाओं में बहने लगती हैं, तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, और बादल इसी तरह जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ऐसी बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। समझिएगा, आपको पहले हम एक बहुत सस्ता सा एग्जाम्पल बताते हैं जो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग घर पर कढ़ाई में सब्जी बनाते होंगे ना, सब्जी गैस पर, तो जब आप सब्जी बनाएं और उस एक प्लेट को ढक दिए सब्जी पकने के लिए, जब आप प्लेट को उठाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो प्लेट के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे बहुत सारी पानी की बूंदें चिपक जाती हैं, और यहाँ तक कि चूने भी लगती हैं उसी सब्जी में। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट का ऊपर का प्लेट है और ये जो इस तरीके का हिस्सा है, ऊपर का प्लेट हो गया और ये आपकी कढ़ाई हो गई, तो ये इधर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इतना हाई टेम्परेचर है कि यहाँ से वो भाप बन करके ऊपर उठ रहा है और इससे टकरा रहा है। टकराने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बूंदों में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसी तरीके से वर्षा भी होती है। वर्षा होती, मान लीजिए समुद्र है, यहाँ पानी है, पूरा पानी है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पड़ने से ही, टेम्परेचर पड़ा पानी पे, पानी हुआ गर्म, और पानी गर्म होने के बाद ये वाष्प के रूप में क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठा। ठीक है, और ये ऊपर जाके संघनन की प्रक्रिया होती है, बादलों का निर्माण करता है। ठीक है, बादल बनाया और फिर से बादल बनाने के बाद फिर से बूंदों के रूप में वही बारिश कराता है, फिर ये नदी नालों में जाता है, भूमि पर जाता है, और फिर से वो
पानी वापस समुद्र में आता है। ये जल चक्र भी इसको कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तो कहीं भर पानी है, वो कहीं पे भी पानी है तो गर्म होगा। गर्म होने के बाद वाष्प के रूप में, आप जैसे चाय भी बनाते हैं तो आपने 4 कप पानी डाला, अगर चाय गंजे में चढ़ा दिया तो आधा पानी तो वो क्या होता है, आधा पानी तो वो गर्म होते होते आधा तो गायब हो जाता है। कहाँ जाता है वो, वेपराइजेशन हो जाता है, वाष्प बन जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, अगर आप वही प्लेट ढक देंगे तो पूरा पानी उसी प्लेट पर आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसी स्थिति को जो है संघनन की प्रक्रिया भी कहा जाता है और यही ह्यूमिडिटी का एग्जाम्पल है। अब देखिए वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा जो है 3 प्रकार की होती है, क्योंकि बारिश होता है। बारिश 3 प्रकार की होगी। एक होगी चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। चक्रवाती वर्षा, जब ये हवाएं इधर से उठेंगी तो यहाँ गर्म वायु है और ये फिर इधर से ठंडी वायु है। ये मतलब चक्रवात के रूप में वर्षा करा रही है। चक्रवात के कारण ये बादल में बहुत डेंजरस वर्षा होती है इसके कारण। एक पर्वतीय वर्षा जो पहाड़ों पर वर्षा कराती हैं, उसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ये आर्द्र वायु होती हवाएं, मतलब जो चक्रवाती वर्षा होती है ना, वो ठंडी वायु के कारण। ठीक है, और जो पर्वतीय वर्षा होती है वो आर्द्र वायु। और एक गर्म वायु के कारण संवहनी वर्षा होती है, जो आपके लैंड नॉर्मल मतलब कि शहरी इलाकों में वर्षा होती है, उसको संवहनी वर्षा कहा जाता है, जो नॉर्मल वर्षाएं होती। तो ये 3 प्रकार की वर्षा होती हैं। लिख लीजिएगा वर्षा के प्रकार। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका जल पूरा खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में क्लाइमेटोलॉजी पार्ट है ना, क्लाइमेटोलॉजी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जलमंडल आप देखेंगे, भौतिक भूगोल में जलमंडल है, ये वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वायुमंडल जलमंडल दोनों अगर आपको नहीं पता वायुमंडल जलमंडल, तो पहले आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है देखते हैं, चैप्टर जो है 5, उसमें हम लोग अगले दिन देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। और बहुत ही जल्द आपका PYQ का वीडियो भी आने वाला है वर्ग 1 के लिए। जो NCERT ज्योग्राफी जीतते हैं उनके लिए एमपी टेट वर्ग 1 जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, 2 एग्ज़ाम अभी 2019 वाला और तो पहले एक का आएगा, पहले लास्ट वाला आएगा जो अभी हाल ही में हुआ था, वो आएगा 2023 वाला। ठीक है, बहुत जल्द आपको, कल संडे है तो कल संडे को ये वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।